10 साल हो गए कराची को बिलखते सिसकते, पानी और सफाई को तरसते। इनको एहसास नहीं है कोई, इन लोगों ने तो हमें परेशान किया हुआ है। के लिए अपने गल्लक में पैसे भरे। कराची वालों ने फैसला बदला, मगर कराची आज तक ना बदला। मगर अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है, शहरियों का सब्र जवाब दे रहा है। अभी मेरे मुंह से निकलेगा यार, तुम लोग बात करते हो। आवाम तो यहाँ पे मर रही है, आके देखें कहाँ है हुकूमत। इन हालात में वज़ीर आज़म फिर कराची आ गए, कराची के लिए कुछ खास लाए। बड़े शहर के बड़े दौरे की सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहा है समा, देख रहा है पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में बड़े शहर के बड़े दौरे की बात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची पहुंच गए हैं। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। इस वक्त गवर्नर हाउस में कराची के हवाले से अहम मुलाकातें जारी हैं। वज़ीर आज़म को शहर की हालिया सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कराची कमेटी के इजलास में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी शरीक हैं। इजलास में वफाकी वज़ीर असद उमर, अली जैदी के साथ साथ अमीनुल हक और शिबली फराज भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मीडिया ब्रीफिंग में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुताल्लिक अहम ऐलानात भी करेंगे। आपको बताएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बड़ा दौरा, कराची का दौरा। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची पहुंच चुके हैं। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल भी किया। इस वक्त गवर्नर हाउस में कराची के हवाले से अहम मुलाकातें जारी हैं। वज़ीर आज़म को शहर की हालिया सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब मौजूद है, अदनान आदिल साहब मौजूद है और फैसल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ हमसे कुछ देर पहले फारूक एच खान साहब बात कर रहे थे। एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। फारूक साहब, दोबारा से आपकी जानिब आती हूँ। आज जब हमने ब्रेक ली थी तो उससे पहले हमने आपसे ये सवाल किया था कि हुकूमती पॉलिसी में स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म करी है। मजीद बेहतरी के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने होंगे? ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको लिया जाए और आगे इन फ्यूचर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट मजीद मजबूती के साथ हमें खड़ी हुई नजर आए? जी शुक्रिया बहुत बहुत। जिस तरह आपने कहा कि बहुत अच्छे कुछ इकदाम लिए गए हैं, क्योंकि देखिए जी स्टॉक मार्केट जो है वो एक ओवरऑल इकॉनमी को रिफ्लेक्ट करती है और ये एक बहुत खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो कंपेयर टू बहुत सारे और मुल्कों से जो है एक बेहतर तरीके से इस सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस जो कोविड-19 की वजह से हुआ उससे निकल रही है और आगे बढ़ रही है। अब इसके अंदर ये एक कंटिन्यूइंग एफर्ट है और मैं ये आई थिंक सब अंडरस्टैंड करते हैं कि जो चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक और सोशल वो ख़त्म नहीं हुए, तो उनको कंटिन्यूसली टैकल करना अगले 1-2 साल तक ये एफर्ट चलता रहेगा, जिसके अंदर हमारी फिस्कल पॉलिसी, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी पॉलिसीज़ इंपोर्ट्स के लिए वो बहुत ज़रूरी होंगी। और इसके साथ साथ जिस तरह आप लोग कह रहे थे कि जो इकोनॉमिक इंजन है एक पाकिस्तान का, कराची, इसकी भी डेवलपमेंट का जो आज डिस्कशंस हो रही हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑल्दो PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है और पूरी दुनिया से लोग इस पे ट्रेड करते हैं, मगर इसका हेड ऑफिस और इसका दिल जो है वो अभी तक कराची में है। तो कराची के जो चैलेंजेस हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इम्पैक्ट करते हैं। फारूक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त ज्वाइन किया है अली साहब से, उनको खुशामदीद करेंगे। अकील करीम साहब, सिंध हुकूमत कह रही है कि 800 अरब लगाए गए हैं और विफाक भी यही कह रहा है। आपके ख्याल में कितनी रकम कराची के लिए है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस वक्त जो पैकेज अनाउंस हो रहा है ना, ये इतना पैकेज है कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा स्टडी काफ़ी की गई है और जिस तरीके से आज चीफ मिनिस्टर साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं, ये खुद साइन है। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जिन जिन चीज़ों पे ये लोग काम कर रहे हैं, अगर ये स्टार्ट हो जाती है तो कराची जो कि पाकिस्तान का बिजनेस हब है, ये उससे ज़्यादा इनको रिटर्न करके देगा। और ये 40-45 साल से नाइंसाफ़ी हम देख रहे थे, लेकिन मैं आज यकीन से कहता हूँ कि ये सारी नाइंसाफ़ी दूर हो जाएगी। आने वाले दिनों में यहाँ काम होता हुआ दिखेगा, या सीवरेज इशू खत्म हो जाएगा, या पानी के इशू खत्म किए जाएंगे, यहाँ
सर्कुलर ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, या आपके जो रोड्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कराची बहुत बड़ा है। कराची को जो पैकेज मिल रहा था वो बहुत छोटा था। अब मैं समझता हूँ अजाला होने जा रहा है, बल्कि मैं तो ये भी कह सकता हूँ अजाला हो चुका है, डिसाइड हो चुका है, और ये अलग अलग मद में पैसे निकालेंगे। कुछ चाइनीज कंपनियां काम करेंगी, कुछ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हिस्सा लिया जाएगा, कुछ वफाक की तरफ से हिस्सा लिया जाएगा। कुछ पैसा ऐसा पड़ा हुआ है जो डिसाइड नहीं हो पा रहा है इसको किसको मिलना चाहिए, वो भी पैसा इस काम में इस्तेमाल होगा। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये सारे मसाइल जो इस वक्त हमारे सामने हैं ये खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है जो गवर्नमेंट काम कर रही है, आप देखें कि जब आई थी तो गवर्नमेंट काफी क्राइसिस में थी। अब आप देखें कि इन्होंने एक टेक्सटाइल पैकेज दिया, इसके बाद हाउसिंग का पैकेज दिया, फिर फार्मा के लिए काम किया, एग्रीकल्चर लिस्ट के लिए। अच्छा अकील साहब जरा निजी शोबे पे भी थोड़ी सी रहनुमाई कर दीजिएगा, वो भी पैसा इन्वेस्ट करिए। इससे मुताल्लिक आपके पास क्या इत्तलात हैं कि निजी शोबे के हवाले से भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा? क्योंकि यकीनन ये भी एक अहम जो हिस्सा है, एक अहम कदम है, रीढ़ की हड्डी है ये भी। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, कराची में इस वक्त अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रही है, और लोगों को जो इशू आ रहे थे ये सारे इशू जो गवर्नमेंट इस वक्त रिजॉल्व करने जा रही है। आप अगर ये देखें कि कराची में इंडस्ट्रियल स्टेट जो बनी हुई है, वहाँ जगह है नहीं इंडस्ट्री लगाने के, और लोगों की डिमांड हर आने वाले दिनों के बाद बढ़ती जा रही है। तो मैं वही बात आपको कहने जा रहा हूँ कि इस वक्त लोग सीपेक की वजह से पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, लेकिन कराची जो कि पाकिस्तान का बिजनेस हब है, वहाँ कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है जहाँ लोगों को इंडस्ट्री की जमीन मिल सके। और जो जमीन मिलती है उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि शायद नई इंडस्ट्री उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आपको आज ये यकीन से कह रहा हूँ कि ये जो पैकेज जब खत्म होगा, पैकेज देने के बाद जो सेकंड चीज पे जा रही है गवर्नमेंट, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने जा रही है, जो कि हब साइड से आगे होगा। और एक आप देखेंगे आपका ये जो गारो या क्या है, इस जगह पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, ठट्ठे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ अब आप आने वाले दिनों में एक्टिविटीज पे एक्टिविटीज देख। अच्छा अकील साहब, इस वक्त ये बताइएगा कि आपके नजदीक सबसे बड़ा मसला क्या है? हुकूमत को सबसे पहले काम किस पे शुरू करना चाहिए? हमारे नजदीक जो सबसे बड़ा मसला है ना इस वक्त, ट्रांसपोर्ट, जो आम आदमी को बिल्कुल नहीं मिल रही। ये बड़ा सीरियस इशू है। सेकंड आपका इशू है सीवरेज का, थर्ड आपका इशू है वाटर का, चौथा आपका इशू है सर्कुलर रेल। ये सब इस पैकेज में एड्रेस हो रहे हैं, और ये चीजें जब एड्रेस हो जाएगी ना, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि कराची में बिजनेस एक्टिविटीज आप डबल होती हुई देखेंगे। कराची पोर्ट सिटी है, और दुनिया में सबसे ज्यादा सिटी वही कामयाब होती है जो पोर्ट सिटी होती है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कार्गो ट्रेन नहीं है। हमारा जो कार्गो है बाय रोड जाता है, जिसकी वजह से हमारी रोडें खराब हो जाती है। आज तक इसको कोई हाईलाइट नहीं करता। सबसे पहले हमें इसको ठीक करने की जरूरत है। अगर कार्गो ट्रेन नहीं चलेगी, हम 1000 अरब रुपए भी रोड नेट पे लगा देंगे, वो रोडें फिर टूट जाएगी, क्योंकि दुनिया में कहीं नहीं है कि 100% कार्गो आप बाय रोड लेके जाओ। ये बहुत बड़ी हमसे कोताही हुई है, और बहुत मतलब हमारी जो पॉलिसी में जो सबसे ज्यादा हमें तकलीफ हो रही है ना, उसकी वजह से आपकी रोडें इफेक्ट होती है, उसकी वजह से आपका ट्रैफिक इफेक्ट होता है, उसकी वजह तो आप ये समझ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट वो मेजर इशू है जिसको पहले रिजॉल्व होना चाहिए। अच्छा, आप एक स्टडी की बात कर रहे थे जी, ट्रांसपोर्ट प्लस कार्गो। ठीक, अच्छा, आप एक स्टडी की बात कर रहे थे कि कराची पे इतना पैसा लग रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो एक वर्ल्ड बैंक की भी स्टडी है जो ये कह रही है कि कराची पर जितना पैसा आप कह रहे हैं या जितना हम देख रहे हैं कि हुकूमत वक्त बात करिए, उससे डबल पैसे की बात की जा रही है कि अगर वो डबल पैसा लगता है तब ट्रांसपोर्ट, सीवरेज, पानी, निकासी, आप सर्कुलर, ये मसाइल तब हल होंगे। 100% आप ठीक बात कर रही है, 100% ठीक कर रही है। मैंने कहा ना कि जब हमने आर्मी चीफ से मुलाकात की थी तो उनके जो अल्फाज है आप वो सुने कि सिर्फ म्युनिसिपैलिटी जो बॉम्बे की है उसके 2600 अरब रुपए साल का बजट है। तो हम मानते हैं कि ये पैसा कम है, लेकिन इस मुल्क के पास भी तो पैसा होना चाहिए ना, हमारा अपना बजट भी तो होना चाहिए ना। अब हमारा तो रेवेन्यू टारगेट 4000 अरब का है,
उसमें हम बहुत बड़ा पैसा तो नहीं दे सकते। हाँ, जब काम शुरू होगा, 3 साल का पैकेज है, पहले साल में कुछ बेहतरी आएगी, बिजनेस बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, खर्च फिर होगा। मैं कहता हूँ एक चीज स्टार्ट हो जाए, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, जब कुछ नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत भी हो जाए तो हमें दिलासा होगा। हम नहीं चाहते कि हम लॉलीपॉप लेके बैठे। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर जिस काम में उन्होंने हाथ डाला है, अल्लाह की मेहरबानी से हर काम में कामयाबी। लेकिन अकील साहब, माजी में भी पैकेजेस का ऐलान होता रहा है, हम देखते रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं हुआ। इस पैकेज को आप कैसे देख रहे हैं? उसकी वजूहत है, गवर्नमेंट ने सिंध 18 अमेंडमेंट के बाद पावर सूबे के पास चले गए, वफाक के पास कम है, पैसा सूबे के पास है, वफाक के पास नहीं है। वफाक चाहती थी कि हम कुछ करें, लेकिन जाहिर बात है कि उनको सूबे के साथ जाना था, इनकी नाराजगी थी, इसमें बारिशें बहुत तेज हुई, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो सूबे को भी रियलाइज हुआ कि हमें जिद नहीं करनी चाहिए, वफाक को भी रियलाइज हुआ कि हमें जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग आपस में नाराजगी रखते हैं, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। हम इनको इन दोनों के शुक्रगुजार हैं कि आपस में बैठ गए। आर्मी चीफ के भी सुना है कि उनके साथ बीच में एज ए न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा कर रहे हैं, और हम ये पिछली बातों को भूल के आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर इनकी हम देख रहे हैं कि वो दिन रात उन्होंने कराची के हवाले से काम किया है, तो अकील हम साहब भी इनके साथ खड़े हुए। अकील साहब, आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि आप ये समझ रहे हैं, ताजिर बिरादरी ये समझ रही है कि उनके जो खदशात थे, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो काफ़ी हद तक दूर हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो काम बेरा उठाया प्राइम मिनिस्टर ने, वो सब कर दिए। मैंने कहा ना, आप सोचें कि इस मुल्क में एग्रीकल्चर पैकेज उन्होंने कितना खूबसूरत दिया है और कामयाबी से दिया है। जो यूरिया की बैग 2100 रुपए थी, आज 1350 रुपए हो गई है। आप मुझे बताएं कितना बड़ा बेनिफिट फार्मर्स को चला गया। आप टेक्सटाइल का पैकेज उठाए, आप फार्मा का पैकेज उठाए, आप हाउसिंग पैकेज उठाए। इस मुल्क में इतनी एक्टिविटीज बढ़ चुकी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। जो लोग साल पहले रो रहे थे, आप उनके ऊपर खुशहाली आ गई है। छोटे मोटे एक्सीडेंट है, वो उसको गवर्नमेंट अब दूर कर रही है, वो भी आपके फेवर में चले जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि कराची बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ चुकी है, लोग अपनी इंडस्ट्री में एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपकी आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपकी लाइव स्टॉक की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपकी राइस की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। तो शुगर केन वगैरह में फार्मर्स को पैसा मिला है, व्हीट में पैसा मिला है, कॉटन में पैसा मिला है आपको। तो ये सारे पैसे लोगों के बन रहे हैं। अब आपकी गाड़ियों में ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है, इसका मतलब डिमांड बढ़ गई है। बाकी चीजों में आप जैसे फूड आइटम को आप उठा के देखें, सबकी सेल बढ़ के आ रही है, सब खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ इसकी वजह से आने वाले साल में गवर्नमेंट का रेवेन्यू टारगेट भी बहुत ज्यादा अचीव करेगी। ठीक, अकील करीम ढेरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और वही फैसल वाली बात कि उनकी गुफ्तगू से लग रहा है कि हमारी जो ताजिर बिरादरी इंतहाई सेटिस्फाई हमें नजर आ रही है। हमारा पैनल हमारे पास मौजूद। नान साहब, आपकी जानिब सुनी होगी अकील साहब की, आपको भी यही लग रहा है कि ताजिर बिरादरी जो है इंतहाई सेटिस्फाई अब नजर आ रही है, और जो वो उम्मीद रख रहे हैं कि वज़ीर आज़म जिस काम में भी हाथ डालते हैं वो काम हो जाता है? तो ये 802 अरब का पैकेज, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, अब इस पे भी काम हो जाएगा। और माजी में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विफाक के हाथ बंधे हैं और सूबाई हुकूमत आगे नहीं आने दे रही। डैडी साहब जो हैं, उनकी गुफ्तगू तो बहुत खुश उम्मीदी पे मबनी है। हो सकता है कि वो मीटिंग्स में शरीक हों तो वहाँ पर ऐसी बातें हुई हैं, आर्मी चीफ़ ने ऐसी बातें की हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस ये पैदा हुआ है। देखिए कि जो आइनी और क़ानूनी पोजीशन तो ये है कि जो सिंध हुकूमत है उसके बग़ैर कुछ भी नहीं हो सकता। तमाम इख्तियारात जो हैं, हत्ता के बल्दियाती इदारों के इख्तियारात भी अब मुद्दत पूरी होने के बाद सिंध हुकूमत के पास चले गए हैं, क्योंकि वही एडमिनिस्ट्रेटर लगाएगी। तो अगर इस दायरे में रहेंगे फिर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकेगा। अलबत्ता ऐसी ख़बरें सुनने में आ रही हैं, अफवाहें सुनने में आ रही हैं कि कुछ इमरान खान साहब और पीपल्स पार्टी का जो के दरमियान कुछ किसी कदर मुफाहमत कराची के इशू पे हुई है और वो एक दूसरे के करीब आए हैं। अगर ऐसा है और वो मिलकर कराची में काम कर सके तो फिर तो यकीनन ये सब बातें जो डैडी साहब कर रहे थे ये सही होंगी। लेकिन मसला एक और भी है कि पैसा आएगा कहाँ से? बजट में तो ये सब चीज़ें नहीं थी, बजट तो पेश हो चुका है, तो इसके लिए हुकूमत कहाँ से गुंजाइश निकालेगी? हमने देखा है कि सिंध हुकूमत तो अपने बजट से कुछ खर्च नहीं करना चाहती कराची पे। सिर्फ वो आप देखिए 250 अरब का तरक्याती बजट है
और कराची के लिए 25 अरब रुपए रखे हुए हैं। तो वो चाहती है कि सारी ज़िम्मेदारी कराची की जो है वो वफाक ले ले, जबकि इख्तियारात हमारे हों, पैसा हमें ट्रांसफ़र कर दे। तो हो सकता है कि अभी पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मीडिया भी बहुत शोर मचा रहा है और कराची के अवाम बिखरे हुए हैं। तो थोड़ा अरसा जब गुजरेगा, 10-15 दिन लोग ठंडे हो जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि ये अपने बैक फुट पे चले जाएं। मुझे इस पे शक है कि ये मिलकर काम कर सकते हैं। अलबत्ता अगर फ़ौज ने अपना दबाव जारी रखा और पसे पर्दा इन दोनों के ऊपर फ़ौज का प्रेशर रहा, तो फिर ये हो सकता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। और अगर इस वक्त जो ये कह रहे हैं 850 अरब रुपए, एक साल में तो नहीं लगेंगे, इतनी तो कैपेसिटी भी नहीं है हमारे इदारों की कि 850 अरब रुपए एक साल में ख़र्च कर दें। तो फिर ये होगा 3 साल में ये पैसे खर्च हों। अगर ये 3 साल में 700, 800, 850 अरब रुपए खर्च कर दें मुख्तलिफ मंसूबों पे, तो कराची में हालात आइडियल तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन बहुत हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। अदनान साहब, खालिद अजीम साहब से भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 3 साल में 802 अरब रुपए शहर कायद पर खर्च होंगे। पैसा कहां से आएगा और कहां कहां लगाया जाएगा, समा ने दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। बिल्कुल, इसी पे बात करेंगे संजय से। संजय, हम सुबह से जब ये ट्रांसमिशन का आगाज हुआ था, हम यही कह रहे थे कि इतना बड़ा प्लान है, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? जो दस्तावेजात हासिल की गई हैं वो क्या कह रही हैं? जी बिल्कुल, जो दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक कराची पर 3 साल के दौरान 802 अरब रुपए लगाए जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा रकम सिंध हुकूमत देगी। 35% यानी 285 अरब रुपए शहर कायद की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम से खर्च करेगी। चीनी कर्जा जो है वो सबसे ज्यादा है, हम कह सकते हैं 31% यानी 250 अरब रुपए चीनी कर्जा मिलेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं उनमें 14% यानी 107 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। आलमी बैंक के जो मंसूबे हैं सिंध कराची में सिंध हुकूमत के तावन से आलमी बैंक के 10% शराकतदार होगी। 80 अरब रुपए आलमी बैंक सिंध हुकूमत को फराहम करेगी शहर कायद की बहाली के लिए। इसके अलावा एशियाई तरक्याती बैंक सिर्फ BRT रेड लाइन की तकमील के लिए तावन करेगी और उसका 50% रकम सिंध हुकूमत को फराहम करेगी ताकि ये मनसूबा मुकम्मल हो। 36 अरब रुपए सिर्फ 5% जो है, यानी हम कह सकते हैं कि जो एशियाई तरक्याती बैंक है 39 अरब रुपए सिंध हुकूमत को देगी। वफाक का कराची ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लान है उसके तहत जो शराकतदार है वो सिर्फ 5% है। 36 अरब रुपए वफाक सिंध हुकूमत को फराहम करेगा ताकि ये मंसूबे मुकम्मल हों। इस तरह 802 अरब के रकम 3 सालों के दौरान कराची पर लगाई जाएगी, जिसमें कराची सीवरेज के मसाइल, कराची के जो मास ट्रांसपोर्ट का जो सबसे ज्यादा मसला है, सर्कुलर रेलवे पर सबसे ज्यादा रकम खर्च की जाएगी। 300 अरब रुपए सर्कुलर रेलवे पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ BRT लाइन जिसमें ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन भी शामिल है, उन पर भी रकम जो है वो खर्च की जाएगी। इसके अलावा वाटर सप्लाई की स्कीम्स हैं, K4 जो मंसूबा काफी सालों से ताकीद का शिकार है, वफाक उस मंसूबे के लिए सिंध हुकूमत को आधी रकम फराहम करेगा, यानी 50% वफाक उसमें रकम फराहम करेगा और ये मंसूबा 3 सालों के अंदर मुकम्मल करना है। इसके अलावा ग्रेटर कराची मंसूबा जो काफी सालों से ताकीद का शिकार है, जिसकी जमीन पर भी कब्जा हुआ है, उस मंसूबे को भी मुकम्मल करने का प्लान किया गया है। सही, तो ये दस्तावेजात हैं और इस तरह से पैसा लगाया जाएगा कराची पर। बेहद शुक्रिया संजय आपका। अब हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, अपने पैनल की जानिब बढ़ते हैं। खालिद साहब, आपकी जानिब आती हूँ। वफाक सिर्फ 5% यानी 36 अरब रुपए फराहम कर रहा है, क्या कहेंगे? देखें जी, वफाक ये जो पैसे का फराहम करना और ये सारा सिलसिला जो है, इसको आप ज़रा इस तनाजुर में देखें, इस पर्सपेक्टिव में देखें कि एक तो जब जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारे का सारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करता है और वो वहाँ पे चला जाता है, वो वफाक के पास आता है, जिसको NFC अवार्ड के ज़रिए दोबारा ज़रूरत के मुताबिक और जो तकसीम का फार्मूला है उसके तहत वापस किया जाता है सूबों को। इसलिए वो रकम सारे की सारी जो है वो सूबों के पास होगी। अब ये कह लें कि वो कराची की रकम है या ये कह लें कि वो वफाक ने NFC अवार्ड के ज़रिए उनको दी, तो
तकसीम का तरीक़ाकार जो है वो यही होता है और इसी को फिर आगे उन्होंने डिवाइड भी करना होता है। इसमें असल जो चीज़ है वो ये है कि सबसे बड़ी रकम, ये कल ख़बर ब्रेक समा पे ही हुई थी कि जो सबसे बड़ी रकम खर्च करने जा रहे हैं वो मास ट्रांजिट के मंसूबों पे है जो 448 अरब रुपए बनते हैं। उसमें से 300 अरब जो हैं वो सर्कुलर रेलवे पे लगाए जाने हैं और उन 300 अरब भी 250 अरब रुपए चाइना फ्राहम कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो चाइना वहाँ पे कर रहा है। ये एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अब चाइना की मदद से सर्कुलर रेलवे जो है वो उसको बहाल किया जाएगा। उसमें जो बाकी 50 अरब हैं वो सिंध ने फ्राहम करने हैं और वो 3 साल के अंदर वो 50 अरब रुपए की रकम सिंध ने फराहम करने हैं। खालिद साहब हमारे साथ रहिए, कतई कलामी की माजरत, आपकी जानिब दोबारा आएंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर आमिर लियाकत खान ने। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि कराची में इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आज़म साहब और एक बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं, क्या माजी की तरह ये पैकेज से कुछ नहीं होगा, कराची का कुछ नहीं बनेगा, मसाइल हल नहीं होंगे, या ये पैकेज बहुत सूदमंद साबित होगा? देखिए जी, मैंने तो कल ही अर्ज कर दिया था कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो एक मफाहिमत पर यकीन रखने वाले इंसान है और उन्होंने आज जो प्रेस ब्रीफिंग जो कि दी है और जिसमें अरकान असेंबली मौजूद थे उसमें वज़ीर आला भी मौजूद थे, उनकी पूरी कमेटी भी थी, सूबाई वज़रा भी थे। तो इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि वज़ीर आज़म की नीयत में कोई फतूर नहीं है, वो इंतहाई संजीदा है और वो मामलात को मामला फहमी के साथ हल करना चाहते हैं। 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है उन्होंने और ये पहले से तयशुदा मंसूबों को भी तकमील की तरफ लेकर जाएगा। उसके अलावा जो है वो जो जहाँ पर भी एक थोड़ी सी रुकावट पेश आ रही है उसको दूर करेगा। लेकिन एक बात भारत ये एक मुशाहिदे में आई और वो तकलीफ दे कि अरकान असेंबली को सिर्फ ब्रीफिंग के लिए यानी सुनाने के लिए बुलाया था, उन्होंने सिर्फ सुनाया और उसके बाद शुक्रिया करके उठ के चले गए। लेकिन हमारे जो सवालात थे वो वहीं के वहीं रह गए। ये एक बड़ा तकलीफ दे अमर था। बाकी ये कि जो अगर कराची की अगर हालत बेहतर होती है। आमिर लियाकत साहब, कतई कलामी की माजरत, एक चीज़ की ज़रा रहनुमाई कर दीजिएगा। आप 1100 अरब की बात कर रहे हैं और हमारे पास जो इत्तला थी वो 800 अरब की थी, तो ये जो बाकी के पैसे ये बाद में ऐड किए जाएंगे? नहीं, पूरा 1100 अरब का है जिसमें 802 अरब रुपए वज़ीर आला साहब ने कल अनाउंस किए थे। उसमें जो मजीद शामिल किए गए वो मिलाकर 1100 और विफाक कितना ऐड कर रहा है? ये सारे विफाक की हैं, कुछ सारे कुछ थोड़ी सी हुकूमत की थोड़ी है। NS के वोट के तहत कुछ सिंध हुकूमत को मिले थे जो मुख्तस की जाती है। उसके अलावा जो इससे पहले का पैकेज था वज़ीर आज़म साहब का वो इसमें शामिल है और आज जो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया वो शामिल है। इसका मतलब ये कि सारे विफाक की वजह। अच्छा, ठीक। और आमिर लियाकत साहब, एक और चीज़ जो कि कराची के साथ साथ बहुत सारे अपोजिशन लोग भी कह रहे हैं कि इस दफ़ा लग रहा है कि मार्च 2019 में जैसे सिर्फ ऐलान हुआ था, इस दफ़ा ऐलान ना हो, कुछ अमलन भी हो जाए। देखिए, मैं बहुत ठीक। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त ब्रीफिंग आज एक बड़ा हिस्टोरिक दिन है। हमने सब ने मिलकर नेगोशिएशंस के बाद फैसला किया कि सबसे पहले तो हम जो इस वक्त कराची के जो मसले मसाइल हैं हम सब इनसे डील करें। लेकिन मैं उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो फ्लड्स आए हैं, पहले अल्लाह ने हमें उस फ्लड से पहले इम्तिहान में डाला कोरोना के ऊपर। वो बड़ा मुश्किल मरहला था और उसमें भी अगर हमारी कामयाबी हुई तो उसका बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। हमने बड़ी जल्दी ये फ़ैसला किया कि जिस तरह का वो वायरस फैल रही थी और जो दुनिया में आपने देखा, तो हमें एक कोऑर्डिनेटेड फ़ैसलों की ज़रूरत थी। तो उसमें जो हमारी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज ये था कि हमने बड़ी जल्दी कमेटी बना के, और फिर हमारी डेली मिलती थी जो NCOC थी, सबसे एक्सपर्ट से सूबों में टोटल कोऑर्डिनेशन थी और हमारे फ़ैसले बेहतर हुए। हमने एक उस तरह की भी कमेटी, ये जो लोकस्ट, वो एक वक्त पे बड़ा ख़तरा था, अभी भी पूरी तरह वो ख़तरा नहीं गया, लेकिन उसके ऊपर भी हमने वो फ़ैसला किया। और अब हमने इसी पे फ़ैसला किया कि पहले तो कराची का मसला, लेकिन ओवरऑल ये जो फ्लड्स हैं ये बलूचिस्तान में भी हिट किए हैं, ये सिंध के इंटीरियर में बुरी तरह हिट किए हैं, ये स्वात में भी डैमेज हुआ है।
मियाँ वाली जो मेरा हल्का है उधर भी इस वक्त काफ़ी लोग मुश्किल के अंदर हैं। तो ओवरऑल एक अल्लाह ने हमें ये बारिशों की वजह से ये जो फ्लड्स आए हैं एक और इम्तिहान में डाल दिया। तो इसका भी हमने फ़ैसला किया है कि पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले कराची का जिधर अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, कभी तारीख़ में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, तो पहले तो कराची का हम जो तबाही मची है और इसका इसी फ्लड की वजह से और बारिशों की वजह से जो कराची के बाकी भी मसले हैं उन सारे मसलों को हम एक ही वक्त पर टैकल करें। नेगोशिएशंस पूरी हमें चली, मैं पहले आ जाना था लेकिन हमने पूरा जो स्ट्रक्चर बनाना था वो कैसे ये इम्प्लीमेंट करने हैं, जो भी फैसले हैं उसका स्ट्रक्चर बनाना था, जिसमें उसी तरह जिस तरह हमने कोरोना के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया था उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर के नीचे, और वो हमारा PCIC होगी जिसका मतलब है कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। उसका मतलब ये है कि जो भी हम अब फैसले करेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक मुसलसल कमेटी चलेगी। इसमें सब स्टेक होल्डर्स होंगे और पाकिस्तानी फ़ौज का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो सफाई करनी है और ये जो फ्लड्स के अंदर इनकी बहुत बड़ी हमें हेल्प की ज़रूरत होगी। ये भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जब भी इस तरह के फ्लड्स आते हैं और कैलेमिटीज़ होती हैं तो आर्मी हमेशा सामने आती है, वो सबसे ऑर्गेनाइज्ड होती है, उसमें सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। तो ये सब अब जो फैसले होंगे ये इम्प्लीमेंट करेगी हमारी जो PCIC है। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीख़ी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी, तो मिल के जो हमारा टोटल पैकेज है वो है 1100 अरब रुपया। इसमें हम करेंगे क्या क्या चीज़ें, जो बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो एक सबसे बड़ा कराची वालों का मसला पानी का मसला है और वो बड़ी देर से चला आ रहा है और उसको अब हमने फ़ैसला किया है मिल के प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसका एक हिस्सा लेगी, फेडरल गवर्नमेंट एक हिस्सा लेगी K4 का, और जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश है कि हम अब इसको ये जो पानी का मसला है ये हम डिस्कस ही कर रहे थे कि कोशिश हमारी ये है कि अगले 3 साल तक ये परमानेंटली कराची का पानी का मसला हल हो जाए। दूसरा इशू नालों का है। नालों के अंदर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, लोग बसे हुए हैं, तो ये भी हमने फ़ैसला किया कि जो हमारी NDA में है वो नाले साफ़ करेगी और वो कर रही है, अभी भी शुरू कर रही है। और जो लोग डिस्प्लेस होंगे सबसे ज़्यादा ये बड़े वो लोग हैं जो कि गरीब तरीन लोग हैं, तो इनकी हमने सिंध गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ने ज़िम्मेदारी लिया इनकी सेटलमेंट की, और फेडरल गवर्नमेंट ऑब्वियसली नाले साफ़ कर रही है। तो ये सेकंड चीज़ है। तीसरी चीज़ सीवरेज सिस्टम है। ये भी एक कराची का बहुत बड़ा इशू है। तो सीवरेज सिस्टम के ऊपर भी आज फैसला हुआ है कि ये जो हम 1100 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं इसमें सीवरेज सिस्टम का भी पूरी तरह टैकल किया जाएगा। फिर जो सॉलिड वेस्ट है ये एक बहुत बड़ा इशू है, जिस तरह आप सब जानते हैं कराची में, तो इसके ऊपर भी अब फैसला हो गया है कि ये इसी 1100 अरब रुपए में कराची के जो सॉलिड वेस्ट का इशू है ये भी एक ही दफ़ा हम अब इसको टैकल करें और इसका पूरा एक सिस्टम बनाएं। ट्रांसपोर्ट, कराची का ट्रांसपोर्ट का इशू है जिसमें जो कराची सर्कुलर रेलवे है ये इसके ऊपर भी अब हमारा फ़ैसला हो गया कि हम अब कराची का जो सर्कुलर रेलवे है ये भी हम इसी पैकेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। और फिर सड़कें हैं कराची की, BRT की मुख्तलिफ लाइन्स हैं, ग्रीन लाइन और जो भी बाकी लाइन्स हैं, ये भी आज हमने जो तय हो गया हम सब का कि ये कराची के ये भी इश्यूज़ अब जो ट्रांसपोर्ट का इशू और जो सड़कों का इशू है ये भी हम अब पूरी तरह हल करेंगे। तो एक तरफ कराची के लोगों को बड़े मुश्किल हालात से गुज़रना पड़ा है, लेकिन हुआ इससे ये है कि जो सारी जो चीज़ें नहीं होती थी कराची में वो हमने
इस कमेटी के ज़रिए पूरी कोऑर्डिनेशन के ज़रिए फ़ैसला किया कि हम अब हल करेंगे। देखिए, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए समझना है कि कराची के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में मुख्तलिफ एंटिटीज़ की जुरिस्डिक्शन है। कहीं कंटोनमेंट्स आ जाती हैं, कहीं फेडरल गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, रेलवे है, कहीं आ जाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। तो वो जो मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन है, इसलिए मुश्किल होता था इम्प्लीमेंटेशन का। अब ये जो हमारी PCIC बन गई है, इसका मतलब कि सभी स्टेक होल्डर्स एक ही जगह पे आ जाएंगे और फैसले आसान होंगे, रुकावटें दूर होंगी। तो जो इम्प्लीमेंटेशन, असल चीज़ तो है इम्प्लीमेंट करना। प्लान्स बन जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये जो PCIC से इम्प्लीमेंटेशन होगी, ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी है, सब देख रहे होंगे, फेडरल गवर्नमेंट भी होगी उसमें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज उन एरियाज़ में, तो सब मिल के अब करेंगे। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये जो एक बड़ा मुश्किल वक्त कराची के लोगों ने गुजारा है, इससे ये एक बेहतरी अब निकल आएगी कि वो जो पेंडिंग मसले थे कराची के, वो इंशाल्लाह अब हम हल करेंगे। दूसरा जो इशू है वो ओवरऑल, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फ्लडिंग में और बहुत लोग मुतासर हुए हैं। तो वो भी इंटीरियर में भी चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे पूरा आगाह किया कि किस तरह की तबाही मची है इंटीरियर में भी। तो वो भी हम अब बैठ के उसके लिए एक तैयारी कर रहे हैं कि हम अब उधर भी कैसे मदद कर सकते हैं। बलूचिस्तान जो है वो भी मेरी उनसे जाम कमाल से पिछले दिनों में बात हुई थी। वहाँ भी कई एरियाज़ के अंदर बड़े लोग मुश्किल में पड़े हुए हैं, तो उधर भी बलूचिस्तान भी है और KP के इलाकों के अंदर, वहाँ भी इस वक्त स्वात के अंदर और चित्राल में भी हाई फ्लड आए हुए हैं। हमें अल्लाह ने इस साल ये मुश्किल इम्तिहानों में डाला। जिस तरह मैंने कहा, कोरोना का बहुत बड़ा इम्तिहान था। साथ वाले मुल्क हिंदुस्तान में आप देख लें कि उधर किस तरह की इस वक्त अजाब आया हुआ है, उनकी इकॉनमी किस तरह नीचे गिरी है, उनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उससे हमारे क्योंकि एक ही तरह की कंडीशंस हैं, तो उसके मुकाबले में अल्लाह का करम है पाकिस्तान में कि हम उससे, बल्कि शायद ही कोई मुल्क हो जो इतनी अच्छी तरह निकला हो जिस तरह हम निकले हैं। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी, एक टोटल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी उसमें। अब इसमें भी हमने फ़ैसला किया है कि जो ये फ्लड्स हैं, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी, सब बैठ के और तय हो गया सारे मामले, हमारी सारी एग्रीमेंट्स हो गई और इंशाल्लाह अब से आप एक शॉर्ट टर्म प्लान है जो कि 1 साल के अंदर है, फिर एक मीडियम है और फिर जो लॉन्ग टर्म प्लान वो ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3 साल का रखा है। तो ये जो मैंने आपको सारे इनिशिएटिव्स 6 बताए हैं, ये हमारी कोशिश है कि 1 साल के अंदर पहला फेज़ और 3 साल में सारे फेजेस ख़त्म हो जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि आज बड़ा तारीखी दिन है, कराची के मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। कोरोना का ख़तरा अब भी ख़त्म नहीं हुआ है। कराची में तारीख में इतनी बारिश नहीं हुई है। कराची के मसला एक ही वक्त में हल करेंगे। कराची के लिए कोरोना के तर्ज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फैसलों पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आला के मातहत कमेटी बनाई है। कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज लेकर आए हैं।